हेलो एवरीवन। तो अभी रिसेंटली सीआईएसएफ ने कांस्टेबल ट्रेड फायरमैन कांस्टेबल के लिए वैकेंसीज़ निकाली, कई सारी, तकरीबन 1000 से भी ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर इसका प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करवा दीजिए कि इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे इस बार के एग्ज़ाम में। मैं आपको बता दूं कि सीआईएसएफ जो अभी वैकेंसीज़ निकली हैं फायरमैन पोस्ट के लिए, उसमें आप लोगों का पहले फिजिकल होने वाला है एंड देन एग्ज़ाम होगा। बट फिर भी आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरह की प्रिपरेशन आपको करनी है, किस तरह से आपको अपनी प्रिपरेशन जर्नी को आगे प्रोसीड करना है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, ये मैं इस वीडियो में सिर्फ आपको जीके का सेक्शन करवाने वाला हूँ, यानी सामान्य जागरूकता का सेक्शन करवाने वाला हूँ। बाकी सेक्शन भी आपको चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बता देना, तो वो भी मैं आपके सॉल्व करवा दूंगा। और ये मुझे बताइए कि आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने लोग हैं जो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर चुके हैं या फिर करेंगे और इसके लिए अपीयर होंगे, ताकि उसी हिसाब से फिर मैं आपको फर्दर गाइड कर सकूँ। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और जितने भी आपके मार्क्स आएंगे आपको मुझे साथ साथ मेरे साथ साथ करना है, और जितने भी आपके मार्क्स आते हैं वो कमेंट में आखिर में बताना है, ताकि आपको ये पता चल सके कि आप अभी करंट सिचुएशन आपकी क्या है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का, 76 नंबर जहाँ से स्टार्ट है। निम्नलिखित में से किसमें गायत्री मंत्र है? और देखो इसमें वही सारे चीज़ें आने वाली है, रीजनिंग, मैथ्स पर 25-25 सब रीजनिंग, मैथ्स, जीके, ठीक है। तो और इंग्लिश और हिंदी भी, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किस में गायत्री मंत्र है? पहला क्वेश्चन है। ऋग्वेद, उपनिषद, यजुर्वेद या फिर आरण्यक? तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए है, ऋग्वेद में हमें देखने को मिलेगा गायत्री मंत्र। ये टोटल 10 मंडल में बटा हुआ है, और अगर हम बात करें गायत्री मंत्र किस मंडल में आता है, तो तीसरे मंडल में आता है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आपसे कई इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस वेद में जो है आपको संगीत के बारे में दिया है, म्यूज़िक के बारे में दिया है, तब आंसर सामवेद होगा। इनमें से सबसे पुराना वेद कौन सा है? तब भी आंसर ऋग्वेद होगा। सबसे लेटेस्ट, सबसे बाद में कौन सा वेद बना था? तो अथर्ववेद बना था। इस तरह के क्वेश्चन आपसे इसमें पूछे जा सकते हैं। और कौन से जो बोल सकते हो लिटरेचर है वो फॉरेस्ट में, जंगल में लिखा गया, तो वो उसका आंसर आरण्यक होगा, ठीक है। पहला अगला क्वेश्चन है, फ्लाइंग सिख के नाम से कौन प्रसिद्ध है? मिल्खा सिंह, बहादुर सिंह, सुरजीत सिंह या फिर प्रीतिपाल सिंह? बताइए। तो सभी लोग इसका आंसर कमेंट में देंगे। सभी आंसर आप कमेंट में देते रहे मेरे साथ साथ, ठीक है, ताकि आपको कैलकुलेट करने में आसानी हो कि आपके मार्क्स कितने हैं। तो फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह को जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, ठीक है। मिल्खा सिंह वॉज द फर्स्ट टू विन अ मेडल इन कॉमनवेल्थ गेम्स। जो कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं आपको पता है, उनमें पहले भारतीय थे जिन्होंने मेडल जीता था। इन्होंने ओलंपिक में कोई मेडल नहीं जीता था, लेकिन कॉमनवेल्थ में जीता था। प्लीहा को निकाल देने से होती है, यानी कि अगर आप प्लीहा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्प्लीन, ये आपका पेपर बाइलिंगुअल होगा। यहाँ पे तो आपको हिंदी में दिख रहा है, बट आपका पेपर बाइलिंगुअल ही होगा, ठीक है। तो और कंप्यूटर बेस्ड होगा, यानी ऑनलाइन होगा। तो स्प्लीन को अगर निकाल दें तो उससे क्या हो जाता है? उससे एंटीबॉडी में प्रोडक्शन की कमी हो जाती है, आरबीसी में उत्पादन की कमी हो जाती है, प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, फिर प्लाज्मा की मात्रा कम हो जाती है। तो उसका सही आंसर होगा एंटीबॉडी के उत्पादन में जो है कमी हो जाती है अगर आप स्प्लीन को निकाल देते हो। और स्प्लीन को हम और किस नाम से जानते हैं? इसको हम ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि जो भी आरबीसी वगैरह डेड होती हैं उसके बाद ये जाके स्प्लीन में गिरती हैं, ठीक है। तो इसको हम ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसीज बोलते हैं। ROM यानी रोम का पूर्ण रूप क्या है, पूरा नाम क्या है? रीड ओनली मेमोरी, रैंडम ओपन मेमोरी, रीड ओपन मेमोरी या फिर रैंडम ओनली मेमोरी? इसका सही आंसर है रीड ओनली मेमोरी। इसी की तरह आपसे रैम का भी फुल फॉर्म पूछ सकता है। ये तो रैम का फुल फॉर्म क्या होगा? इसका फुल फॉर्म होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म होगा। आपको कमेंट में बताना है CPU का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। इसी तरह के आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। नागरिक समता का आशय है, ठीक है, यानी कि सिटीजन इक्वालिटी का मतलब क्या है? कानून के समक्ष समता, अवसर की समानता, धन का समान वितरण या फिर राज्य के मामलों में भागीदारी का समान अधिकार? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कानून के समक्ष समता, यानी कि इक्वालिटी बिफोर लॉ जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, वो है सिटीजन इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट। अब इक्वालिटी जो है ये एक फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। कौन से अनुच्छेद में दिया है? अनुच्छेद नंबर 14 में दिया हुआ ये, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार कौन से भाग में दिए हैं हमारे संविधान के? तो संविधान के भाग नंबर 3 में दिए हुए हैं ये, ठीक है। अगला है, जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो वह थोड़ा ऊपर उठ जाता है, तो सॉरी थोड़ा सा नीचे चला जाता है, वह उसी स्तर पर रहता है, या फिर वह जिस द्रव से बना है उसी आधार पर ऊपर उठता है या नीचे जाता है? आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, वह थोड़ा ऊपर उठ जाता है। उसका रीज़न क्या, उसका कारण क्या है? उसका कारण ये मान लेते हैं ये नदी है, ठीक है, और यहाँ से जो है स्टार्ट हो रहा है हमारा समुद्र।
तो जो समुद्र होता है, जो ओशन होता है, उसके पानी की डेंसिटी ज़्यादा होती है, घनत्व तो ज़्यादा होता है। घनत्व क्यों ज़्यादा होता है कि उसमें बहुत सारे, क्योंकि सॉल्ट होते हैं, नमक, जैसे कि NaCl, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये सारे बहुत सारे सॉल्ट होते हैं जो कि पानी के जो कि रिवर का जो पानी होता है, जो नदी का पानी होता है, उसमें नहीं होते। अब क्योंकि इसकी डेंसिटी ज़्यादा है तो इसी वजह से ये क्या है, नीचे से भार ज़्यादा लगाएगा ये पानी, तो इसी वजह से थोड़ा ऊपर उठ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा नीचे रहेगा क्योंकि डेंसिटी कम है, यहाँ पे जाएगा तो ऊपर उठ जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को, 9 अप्रैल को, 18 अप्रैल को या फिर 20 अप्रैल को? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 7 अप्रैल को हम विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। अप्रैल में ही एक और हेल्थ डे टाइप है, 25 अप्रैल को। 25 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? वर्ल्ड मलेरिया डे, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला है आसमान द्रव्यमान वाले दो पत्थर, सॉरी असमान, आसमान नहीं, असमान यानी कि नॉन इक्वल मास वाले दो पत्थर समान वेग से यानी इक्वल वेलोसिटी से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंके गए हैं, निम्नलिखित में से क्या घटित होगा? भारी द्रव्यमान अधिक ऊंचा जाएगा, हल्का द्रव्यमान वाला अधिक ऊंचा जाएगा, दोनों बराबर ऊंचाई तक जाएंगे, या फिर इनमें से कोई भी अधिक ऊंचाई तक नहीं जाएगा? तो सही आंसर इसका होगा दोनों ही, क्योंकि दोनों ही क्योंकि सेम वेलोसिटी से फेंके गए हैं, इसलिए बराबर ऊंचाई से तक ही ये जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला है, चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? यूरी गार्गिन, वैलेंटीना तेरेश्कोवा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग या फिर स्टीवन स्पाइलबर्ग? सही आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जो चंद्रमा में गए थे। यूरी गार्गिन की बात करें, ये पहले व्यक्ति थे जो स्पेस में गए थे, ठीक है, जो पहले व्यक्ति थे जो स्पेस में गए थे। और वैलेंटीना तेरेश्कोवा पहली विमेन थी, पहली महिला थी जो स्पेस में गई थी, ठीक है। अच्छा, आपके मन में सवाल आना चाहिए कि ये यूरी गार्गिन पहले व्यक्ति थे जो स्पेस में गए थे, वैलेंटीना तेरेश्कोवा पहली विमेन थी जो स्पेस में गई थी, दोनों लोग ही ये रसिया से हैं। पहली विमेन कौन है जो चंद्रमा में गई? तो अभी तक कोई भी विमेन चंद्रमा में गई ही नहीं है, ठीक है, तो जानने का सवाल नहीं उठता कि कौन गया है, क्योंकि अभी तक कोई भी विमेन चंद्रमा में नहीं गई है। कमेंट में आपको बताना है कि फर्स्ट इंडियन विमेन टू गो इनटू स्पेस, पहली भारतीय महिला कौन जो स्पेस में गई हैं, ये आपको बताना है। अगला सवाल है हमारा, डीएनए परीक्षण विकसित किया गया था, किसके द्वारा विकसित किया गया था? ये विकसित किया गया था वाटसन एंड क्रिक के द्वारा। डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियाइक एसिड, ठीक है, और इसका एक छोटा भाई होता है आरएनए, जिसका नाम फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लियाइक एसिड, ठीक है। अगला है, आँख में वर्ड दर्शन यानी कलर विजन निम्नलिखित में से किसकी मौजूदगी से प्रभावित होता है? रक्तक कोट, दृढ़ पटली कोट या फिर शकाला या फिर शंकु? तो ये होता है जो कोन्स होते हैं शंकु, उनसे ये प्रभावित होता है कलर विजन। यानी कि अगर कोन्स में कुछ गड़बड़ी हुई तो आपको कलर विजन का काफ़ी समस्या देखने को मिल सकता है। टांका यानी कि सोल्डर मिश्र धातु किसका है? यानी कि सोल्डर इज़ एन एलॉय ऑफ सीसा, जस्ता, तांबा, सीसा। सीसा का मतलब इंग्लिश में होता है टिन, ठीक है, और तांबा, कॉपर, टिन, सीसा, सोडियम और सीसा क्या है? तो इसका सही आंसर है टिन, जिसका एलिमेंट जिसको हम लिखते हैं कुछ डिनोट करते हैं SN से, और लेड, टिन और लेड यानी टिन और सीसा, इसका जो है मिश्र धातु है, एलॉय है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा इसका। पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? यानी कि किसी भी पौधे में जैसे उसने पानी सोखा नीचे से, ठीक है, ग्राउंड से, तो पूरे डिफरेंट पार्ट में वो कैसे जाएगा? वो जाएगा जाइलम के थ्रू, फ्लोएम के थ्रू, कैम्बियम के थ्रू या फिर इपिडर्मस के थ्रू? तो ये जाएगा जाइलम के थ्रू, ऑप्शन नंबर डी। और जो भोजन बनाता है, पौधे जो भोजन बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, वो फ्लोएम के थ्रू पूरे डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट में पहुंचता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला, राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? यानी कि प्रेसिडेंट हैज़ इम्पोज्ड नेशनल इमरजेंसी फॉर हाउ मैनी टाइम्स? केवल एक बार, दो बार, तीन बार या फिर कभी नहीं किया है? तो ये 3 बार हो चुकी है नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी की बात करें तो ये आर्टिकल नंबर अनुच्छेद नंबर 352 के तहत लगाई जाती है। और अगर हम बात करें राष्ट्रपति शासन जो राज्यों में लगता है, प्रेसिडेंट रूल या फिर स्टेट इमरजेंसी, वो 2 आर्टिकल के तहत लगता है, 356 और 365, ठीक है। और अगर हम बात करें क्या फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल, तो 360 अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगता है। राष्ट्रीय आपातकाल जो आर्टिकल नंबर 352 के तहत है 3 बार लग चुका है। फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। और 356 यानी कि जो स्टेट इमरजेंसी है
वो बहुत बार लग चुकी है, जो कि हमें याद करने की ज़रूरत नहीं कि कितनी बार लगी है। अब हम देख लेते हैं कि जो 3 बार लगा है राष्ट्रीय आपातकाल, ये कब कब लगा है। तो पहली बार लगा था 1962 में, जब इंडो चाइना वॉर हो रहा था तब, 62 से लेकर 68 तक। फिर दूसरी जो इमरजेंसी लगी वो जब इंडो पाकिस्तान वॉर स्टार्ट हुआ 1971 में, तब लगी। और तीसरा जो इमरजेंसी लगा था कांग्रेस रूल के टाइम पे 1977 में। ये 3 बार जो है इमरजेंसी लगी है। तराई के द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में किसने किसको पराजित किया। तो तराई के 2 युद्ध हुए थे, एक पहला और दूसरा। पहला हुआ था 1191 एडी में, जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान जी ने मोहम्मद गौरी को डिफीट किया था, हराया था। लेकिन उसके बाद दूसरा तराई का युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी ने जयचंद के साथ मिलकर पृथ्वीराज चौहान जी को हरा दिया। तो ऑप्शन नंबर आंसर डी होगा, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया। तराई की पहली लड़ाई में पृथ्वीराज ने किसको हराया। अब लोग वही चीज़ पूछ रहा है, मोहम्मद गौरी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। मृदा और शैल खंडों के नीचे किस खिसकने की घटना को क्या कहते हैं। भूस्खलन, मृदा प्रवाह, अपक्षरण या फिर अपक्षय। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इसको हम भूस्खलन यानी कि लैंडस्लाइड बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है। संविधान के किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। 42, 44, 52 या फिर 56। तो ये आपका अमेंडमेंट नंबर 42 हुआ था 1976 में, जिसके तहत जो डीपीएसपी हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, इनको प्रायोरिटी दे दी गई थी फंडामेंटल राइट के ऊपर, मौलिक अधिकारों के ऊपर। लेकिन फिर एक केस हुआ था मिनर्वा मिल केस, उसमें फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये दोनों बराबर हैं, सभी बराबर हैं, ऐसा नहीं कि किसी एक को दूसरे के ऊपर प्रायोरिटी है, ऐसा कुछ नहीं है। ये मिनर्वा मिल केस में सुप्रीम कोर्ट का कहना था। डीपीएसपी को हमने किस देश के संविधान से लिया है, ये आपको पता होना चाहिए। आयरलैंड के संविधान से लिया। फंडामेंटल राइट के को किस देश के संविधान से लिया है, ये आपको होमवर्क है, कमेंट में बताना है। ऑप्शन मैं आपको देता हूँ, इंग्लैंड और अमेरिका। कहाँ से लिया है बताइए। अगला सवाल है, पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह हैं। मंगल, बृहस्पति, बुध, शुक्र, शुक्र शनि या फिर मंगल और शुक्र। तो ये है हमारा सन। ठीक है, ये है हमारा सन। और इसके सबसे नज़दीक ग्रह है मरकरी, जिसको बोलते हैं शुक्र। इसके बाद आता है हमारा वीनस। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा वीनस, जिसको हम बोलते हैं बुध। उसके बाद आती है हमारी अर्थ, पृथ्वी। और उसके बाद आता है मार्स, जिसको हम मंगल ग्रह बोलते हैं। तो ये है हमारी अर्थ। इसके आसपास कौन है, एक तरफ तो है क्या, इसको क्या, ये एक तरफ तो है आपका मार्स, जिसको हम मंगल ग्रह बोलेंगे, और दूसरी तरफ है हमारा, इसको क्या बोलेंगे, शुक्र। बिल्कुल शुक्र बोलेंगे ना। ठीक है, इसको मरकरी को हिंदी में बोलते हैं बुध, और इसको शुक्र। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी, एक सेकेंड, मंगल और शुक्र, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मत देने का अधिकार होता है, यानी कि राइट टू वोट कैसा राइट है। एक पॉलिटिकल राइट है, नागरिक अधिकार यानी कि सिटीजन राइट है, इकोनॉमिक राइट है, या फिर एक कानूनी अधिकार है। बताइए क्या आंसर होगा इसका। तो अगर हम देखें, जो मत देने का अधिकार है, राइट टू वोट, ये आपका एक कानूनी अधिकार है, लीगल राइट। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। इसको तो आप तुरंत हटा ही सकते हो कॉमन सेंस से, क्योंकि मत देने में आर्थिक, ये सारी इकोनॉमिक चीज़ कहाँ से आ रहा है, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव तो इसमें कहीं है ही नहीं। तो इस वजह से इसको तो आप आसानी से हटा सकते हो। कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। विच डे सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे। ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को, ये आपको पता होना चाहिए। 1 दिसंबर को हम कौन सा दिन मनाते हैं, एड्स डे मनाते हैं। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और ये एक वायरल बीमारी है जो कि HIV वायरस की वजह से होती है, जिसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है। और बाकी आगे देखते हैं क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार किसमें योगदान के लिए नहीं दिया जाता है, यानी कि नोबेल प्राइज़ जो है इनमें से किस में नहीं दिया जाता है, किस फील्ड में नहीं दिया जाता है। शांति यानी कि पीस, चिकित्सा यानी कि मेडिकल, अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर विज्ञान कंप्यूटर साइंस। बताइए आंसर है कंप्यूटर साइंस की फील्ड में ये नहीं दिया जाता है। 2 आपको चीज़ याद रखनी है, तो कंप्यूटर साइंस और मैथ में नहीं दिया जाता है नोबेल। मैथ में दिया जाता है एबल प्राइज़, नोबेल नहीं एबल। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। भारत में पहला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है, तो ये है रविंद्रनाथ टैगोर जी, जिन्हें गीतांजलि पुस्तक, गीतांजलि जो उनकी नावल थी उसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर, साहित्य के क्षेत्र में। अभी तक टोटल 9 भारतीयों को नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। सबसे लेटेस्ट वाला 2019 में अभिजीत बनर्जी जी को इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला था। अगला, गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं निम्नलिखित में से कौन सी है। तो ये सत्य और अहिंसा, इनकी 2
महत्वपूर्ण शिक्षा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। निम्नलिखित स्थानों में से किसमें रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था? तो 3 जो है मेजर लैंड रेवेन्यू सिस्टम ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने लाए थे। जो एक पहला था आपका परमानेंट सेटलमेंट, जिसको कि स्थाई बंदोबस्त या फिर जमींदारी सिस्टम बोलते थे। ये लाया गया था 1793 में। कौन लाया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस लाया था इसको, लॉर्ड कॉर्नवालिस लाया था। फिर आया था इसके बाद रैयतवाड़ी सिस्टम, रैयतवाड़ी प्रथा, ये आई थी 1820 में। ठीक है, इसको कौन लाया था? अलेक्जेंडर रीड एंड थॉमस मुनरो लाए थे 1820 में। और इसके बाद आया था महालवाड़ी सिस्टम, महालवाड़ी सिस्टम, ठीक है, जिसको हेक्टर एक सेकेंड, नहीं, होल्ट मैकेंजी, बिल्कुल होल्ट मैकेंजी लाए थे 1822 में। ठीक है, और अगर हम बात करें परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त, ये बंगाल वाले रीजन में था, बंगाल यूपी वाले रीजन में। ठीक है, ऊपर आप बोल सकते हो, ऊपर इंडिया के ऊपरी भाग में। फिर रैयतवाड़ी आया तो नीचे आ गए, नीचे कहाँ पे? मद्रास और बॉम्बे में। महालवाड़ी उसके बाद आया तो फिर हम ऊपर पहुँच गए, जो पंजाब और आपका यूपी वाला रीजन है वहाँ फिर पहुँच गए। तो ये बात कर रहा है रैयतवाड़ी की, तो उत्तर इसका क्या होगा? मद्रास और बम्बई। ये जो भी अभी मैंने फैक्ट बताएं ये रट लेना, आपके एग्जाम में इस बार आ सकते हैं। स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था, कब शुरू किया गया था स्वदेशी आंदोलन? ये बंगाल विभाजन के बाद भारतीय माल के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए, जलियांवाला बाग के भारतीयों की हत्या के विरोध में, या फिर भारत में एक जिम्मेदार सरकार न बनने के कारण? सही उत्तर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, बंगाल विभाजन, जो कि 1905 में हुआ था, जिसके लिए किसे रिस्पॉन्सिबल, किसे जिम्मेदार माना जाता है? लॉर्ड कर्जन को माना जाता है। उसी समय ये गवर्नर जनरल था इंडिया का, तो इसी को माना जाता है बंगाल विभाजन का जिम्मेदार। और इसी के बाद स्वदेशी आंदोलन की जो है शुरुआत हुई थी। तो यहाँ पे हमारे सभी क्वेश्चन खत्म होते हैं, 25 क्वेश्चन। आपका स्कोर कितना आया 25 में से, ये आप कमेंट में बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करके आप ये कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको आगे ऐसे रीजनिंग और बाकी सेक्शन भी देखने हैं कि नहीं, तो वो भी मैं आपके रीजनिंग और मैथमेटिक्स या सारे सेक्शंस भी आपके करवा दूंगा। और कितने लोग इसके लिए अप्लाई करने वाले हैं CSF के लिए, वो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। उस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।